नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सेल्फ शिक्षा पर। आज हम अध्याय 3 धातु एवं अधातु पर चर्चा करेंगे। हम एक एक स्लाइड को बहुत ही गहराई से देखेंगे। तो अब हम स्लाइड 1 देखते हैं। जी सर। मैं इसका शीर्षक पढ़ता हूँ, अध्याय 3 धातु एवं अधातु, हमारे आसपास के तत्व। और इसके नीचे एक फ्लो चार्ट बना है, तत्व और उससे 3 तीर निकल रहे हैं, धातु, उपधातु, अधातु। तो आसान भाषा में समझो कि हमारे आसपास जो भी सामग्री है ना, वो तत्वों से बनी है और विज्ञान में चीजों को आसानी से समझने के लिए उन्हें इन 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सर एक बात पूछनी थी, ये उपधातु क्या होता है? मतलब धातु और अधातु तो सुना है मैंने। मतलब वो कभी धातु की तरह काम करते हैं और कभी अधातु की तरह। अच्छा, दोनों के गुण होते हैं। हाँ, लेकिन आज की क्लास में हमारा पूरा फोकस सिर्फ धातु और अधातु पर ही रहेगा। तो संक्षेप में, दुनिया की हर चीज तत्वों से बनी है, जिन्हें हमने मुख्य रूप से धातु और अधातु में बांटा है। समझ आया? हाँ सर, अब समझ आ गया। बहुत बढ़िया। अब हम स्लाइड 2 देखते हैं। इसमें धातु यानी मेटल्स की एक रासायनिक परिभाषा दी गई है। मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ। वे तत्व जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति, ठीक है। हाँ, और आगे लिखा है, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं और ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण दिए हैं Fe यानी लोहा, Cu यानी तांबा, Au यानी सोना और Na यानी सोडियम। एक मिनट, ये जो पहली लाइन थी ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं? मुझे ये समझ नहीं आया, एक बार आसान भाषा में समझाइए ना। बिल्कुल समझाता हूँ। देखो, किसी भी परमाणु के जो सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं ना, जो रासायनिक रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, बस उन्हीं बाहरी इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, मतलब जो सबसे बाहर होते हैं। एकदम सही। और धातुओं की फितरत होती है दानी लोगों वाली। जैसे किसी इंसान के पास बहुत सारा फालतू सामान हो और वो उसे दान करके एकदम पॉजिटिव महसूस करे, वैसे ही धातु अपने इन बाहरी इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन यानी पॉजिटिव आयॉन्स बन जाते हैं। अरे वाह, ये दान करने वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। तो इसका छोटा सा रिकैप ये है कि धातु वो है जो इलेक्ट्रॉन दान करके पॉजिटिव बनते हैं और ये बिजली के सुचालक और ठोस होते हैं। क्लियर है? हाँ सर, अब समझ आ गया। चलो अब हम स्लाइड 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अधातु यानी नॉन मेटल्स की रासायनिक परिभाषा है। जी सर। इसमें लिखा है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और आगे है, ये ऊष्मा और विद्युत के कोचालक होते हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में मिलते हैं। इसके उदाहरण है O यानी ऑक्सीजन, C यानी कार्बन, S यानी सल्फर और Cl यानी क्लोरीन। अच्छा, तो ये धातुओं के एकदम उल्टे हैं? बिल्कुल अनन्या। धातुओं का काम दान करना था और अधातुओं का काम है इलेक्ट्रॉन उधार लेना। जब ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये ऋणायन यानी नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। सर मुझे कंफ्यूजन है। अगर ऑक्सीजन एक गैस है जो हवा में है और कार्बन मतलब कोयला वो तो ठोस होता है, तो ये दोनों एकदम अलग दिखने के बाद भी एक ही कैटेगरी में कैसे आ गए? बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखो, बाहर से इनकी अवस्था या रूप अलग हो सकता है, कोई ठोस है तो कोई गैस, लेकिन अंदर से इनकी जो रासायनिक फितरत है ना, यानी इलेक्ट्रॉन उधार लेने की आदत, वो दोनों में बिल्कुल एक जैसी है। अच्छा, मतलब अंदर का नेचर सेम है। हाँ, इसीलिए ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिसे हम अधातु कहते हैं। तो संक्षेप में, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। हाँ सर, अब समझ आ गया। ठीक है, तो अब हम स्लाइड 4 पर आते हैं। यहाँ धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक डायग्राम है। बीच में एक गोला बनाए। हाँ, बीच के गोले में लिखा है धातुओं के भौतिक गुण और इससे 6 तीर निकल रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, धात्विक चमक, कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, चालकता और ध्वनिक। बाप रे, इतने भारी शब्द। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है सर? भौतिक गुण का मतलब बहुत ही आसान है। बाहर से देखने या छूने पर
कोई चीज कैसी लगती है, बस वही उसका भौतिक गुण है। अच्छा, सिर्फ बाहर की दिखावट। सर, ये जो आखिरी शब्द है ध्वनिक, इसे इंग्लिश में सोनोरस लिखा है। ये शब्द बहुत नया लग रहा है, ये क्या होता है? अच्छा, तुमने स्कूल की घंटी बजते हुए सुनी है? हाँ सर, बिल्कुल। बस वही ध्वनिक है। जब हम किसी धातु पर किसी ठोस चीज से चोट मारते हैं तो उसमें से एक गूंजने वाली, झंझनाने वाली आवाज आती है। लकड़ी या प्लास्टिक को पीटने पर ऐसी गूंज नहीं आती। धातुओं के इसी गूंजने वाले गुण को ध्वनिक कहते हैं। अरे, ये तो बहुत आसान था। है ना? तो रिकैप ये है कि धातुओं को हम छूकर या देखकर उनके इन 6 गुणों से पहचान सकते हैं। हाँ सर, अब समझ आ गया। बहुत अच्छे। अब स्लाइड 5 देखते हैं। यहाँ हम इन भौतिक गुणों को डिटेल में समझेंगे। जी। यहाँ 3 पॉइंट्स दिए हैं। पहला, शुद्ध रूप में चमक, जैसे सोना और चांदी। दूसरा, आघातवर्धनीयता, पीटकर पतली चादर बनाना। यहाँ एक चित्र भी है जिसमें हथौड़े से एक धातु को पीटा जा रहा है। हथौड़े वाला चित्र दिख रहा है। और तीसरा पॉइंट है तन्यता, खींचकर पतले तार बनाना। इसका भी चित्र है जिसमें धातु को खींचकर तार बनाया जा रहा है। और नीचे एक विशेष तथ्य लिखा है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। क्या सर, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार, ये कैसे संभव है? मतलब क्या वो तार बीच में टूटता नहीं है? यही तो जादू है तन्यता का। देखो, धातुओं के अंदर जो उनके परमाणु होते हैं ना, उनकी आपस की पकड़ बहुत मजबूत होती है। अच्छा। हाँ, तो जब सोने को खींचा जाता है तो उसके परमाणु एक दूसरे का हाथ छोड़े बिना खिसकते जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं। और आघातवर्धनीयता का सबसे अच्छा उदाहरण वो एल्यूमिनियम फॉयल है जिसमें तुम अपना टिफिन पैक करती हो। धातु को पीट पीट कर एकदम पतली पन्नी बना दी जाती है। अरे हाँ, एल्यूमिनियम फॉयल तो रोज ही देखते हैं। तो रिकैप ये है कि धातु चमकते हैं, पीटने पर चादर बनते हैं जिसे आघातवर्धनीयता कहते हैं, और खींचने पर तार बनते हैं जिसे तन्यता कहते हैं। हाँ सर, अब समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 6 पर। यहाँ चालकता यानी कंडक्टर्स के बारे में है। ठीक है। यहाँ टेक्स्ट है, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, मतलब ये करंट और गर्मी को अपने अंदर से बहने देती हैं। आगे लिखा है सर्वश्रेष्ठ चालक Ag यानी चांदी और Cu यानी तांबा, और कुचालक में लिखा है Pb यानी लेड और Hg यानी पारा। और सर, यहाँ एक डायग्राम भी है सर्किट का। हाँ, इस डायग्राम में आप देख सकती हो कि एक बैटरी है, उससे तार निकलकर एक क्लिप से जुड़े हैं, बीच में एक धातु का टुकड़ा लगा है और उससे जुड़कर एक जलता हुआ बल्ब है। जी सर। ये डायग्राम दिखाता है कि जैसे ही हमने धातु का टुकड़ा लगाया, उसने सर्किट पूरा कर दिया और करंट पास होने से बल्ब जल गया। सर, मेरा एक सवाल है। पूछो अनन्या। अगर यहाँ लिखा है कि चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, तो हमारे घरों के जो तार होते हैं वो तांबे के क्यों होते हैं? चांदी के क्यों नहीं लगाते हम? अरे, अगर हम घरों में चांदी के तार लगा देंगे तो बिजली तो बाद में आएगी, पहले तार ही चोरी हो जाएंगे। ओहो, हाँ, ये तो है। चांदी बहुत महंगी होती है। तांबा चांदी से सस्ता होता है और वो भी बहुत अच्छा सुचालक है, इसीलिए पूरी दुनिया में तांबे का इस्तेमाल होता है। तो रिकैप ये हुआ कि धातुएं करंट और गर्मी पास करती हैं, जिसमें चांदी और तांबा सबसे बेस्ट है। हाँ सर, अब समझ आ गया। चलिए, अब स्लाइड 7 पर आते हैं। यहाँ अधातुओं के भौतिक गुणों की बात की गई है। जी सर। मैं पॉइंट्स पढ़ता हूँ। चमकहीन, कुछ अपवाद छोड़कर। भंगुर यानी ब्रिटल, पीटने पर चूरा हो जाना। कुचालक, और अवस्था ठोस, द्रव, गैस। यहाँ एक डायग्राम भी है जिसमें कोयले पर हथौड़ा पड़ रहा है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है। ये तो धातुओं से एकदम उल्टा हो गया। बिल्कुल, अगर तुम कोयले को हथौड़े से मारोगी तो क्या उसकी एल्यूमिनियम फॉयल जैसी चादर बनेगी? नहीं ना, वो तो चूरा हो जाएगा। बस इसी चूरा हो जाने की आदत को विज्ञान में भंगुरता कहते हैं। सर, क्या सारे अधातु ऐसे ही हथौड़ा मारने पर टूट जाते हैं? अरे नहीं अनन्या, जो ठोस है जैसे कोयला या सल्फर, सिर्फ वही टूटेंगे। अब सोचो, ऑक्सीजन तो गैस है और ब्रोमीन द्रव है। गैस या पानी पर तुम हथौड़ा मार ही कैसे सकती हो? अरे हाँ, गैस पर हथौड़ा कैसे मारेंगे? सही कहा हमने।
तो संक्षेप में ठोस अधातु भंगुर होते हैं, ये बिजली के कुचालक होते हैं और इनमें चमक नहीं होती। हाँ सर, अब समझ आ गया। अब हम स्लाइड 8 देखते हैं। यहाँ धातु और अधातु में अंतर बताने के लिए एक तुलना तालिका यानी कंपैरिजन टेबल दी गई है। इसमें 5 पॉइंट्स हैं। हाँ, मैं ये 5 गुण पढ़ता हूँ। पहला, अवस्था। धातु ठोस होते हैं, अधातु तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। दूसरा, चमक। धातुओं में चमक होती है, अधातु चमकहीन होते हैं। तीसरा, चालकता। धातु सुचालक, अधातु कुचालक। चौथा, तन्यता। धातु तन्य होते हैं, अधातु नहीं। और पांचवा, प्रकृति। धातु आघातवर्धे होते हैं और अधातु भंगुर होते हैं। सर, एग्जाम में अगर अंतर लिखने को आए तो क्या हमें ये पूरी टेबल रटनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक देता हूँ। बस अपने दिमाग में एक हाथ में लोहे की कील रखना और दूसरे हाथ में कोयले का टुकड़ा। अच्छा, लोहा और कोयला। हाँ, अब दोनों की तुलना करना। कील चमकती है, ठोस है, करंट पास करती है। कोयला काला है, टूट जाता है, करंट नहीं पास करता। तुम्हें सारे पॉइंट्स खुद ब खुद याद आ जाएंगे। अरे वाह, ये ट्रिक तो बहुत मस्त है। तो ये टेबल हमारे पिछले सारे पॉइंट्स का एक समरी चार्ट था। क्लियर है? हाँ सर, अब समझ आ गया। अब स्लाइड 9 देखते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अपवाद यानी एक्सेप्शंस दिए गए हैं। अपवाद मतलब जो नियम तोड़ते हैं? बिल्कुल। विज्ञान में अपवादों से ही सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ। पहला, पारा यानी Hg धातु है पर कमरे के तापमान पर द्रव है। अच्छा, धातु होकर भी लिक्विड? हाँ, तुमने पुराने वाले थर्मोमीटर देखे हैं? उनके अंदर जो सिल्वर रंग का लिक्विड ऊपर नीचे होता है वो पारा ही होता है। दूसरा अपवाद है ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक अपरूप है, अधातु होकर भी विद्युत का सुचालक है। और तीसरा, आयोडीन अधातु होकर भी चमकीला होता है। सर एक मिनट, अगर ग्रेफाइट कार्बन से बना है और कार्बन अधातु है जो करंट पास नहीं करता, तो फिर ये ग्रेफाइट करंट को पास कैसे होने देता है? ये क्यों होता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। देखो, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन के परमाणुओं की जो बनावट या डिजाइन होती है ना, वो ऐसी होती है कि हर परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, और हमने क्या सीखा था? जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो भागेंगे और उनके भागने से करंट दौड़ेगा। इसीलिए ग्रेफाइट यानी तुम्हारी पेंसिल की नोक करंट पास कर देती है। बाप रे, मतलब परमाणुओं की सेटिंग बदलने से कुचालक सुचालक बन गया। बिल्कुल। तो रिकैप ये है कि पारा लिक्विड धातु है, ग्रेफाइट सुचालक अधातु है और आयोडीन चमकीला अधातु है। हाँ सर, अब समझ आ गया। चलिए अब स्लाइड 10 पर आते हैं। यहाँ से धातुओं के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू हो रहे हैं। जी सर। स्लाइड पर लिखा है, धातुएं विभिन्न पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके नए यौगिक बनाती हैं। और नीचे एक फ्लो चार्ट है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। धातु प्लस O2, धातु प्लस H2O और धातु प्लस अम्ल। सर, ये यौगिक या कंपाउंड का मतलब कोई बिल्कुल नई चीज बनना है ना? एकदम सही पकड़ा। भौतिक गुण तो बाहर का दिखावा थे। अब हम देखेंगे कि धातुएं अंदर से कैसे रिएक्ट करती हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। अच्छा, जंग। हाँ, लोहा एक अलग धातु है और ऑक्सीजन एक अलग गैस है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जो जंग बनता है वो बिल्कुल नई चीज होती है। उसी नई चीज को यौगिक कहते हैं। समझ गए। तो रीकैप ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में धातुएं दूसरे पदार्थों से मिलकर बिल्कुल नया यौगिक बनाती हैं। हाँ सर, अब समझ आ गया। यहाँ वायु यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के बारे में बताया गया है। जी। टेक्स्ट पढ़ता हूँ। धातु प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान धातु ऑक्साइड, और ब्रैकेट में लिखा है क्षारीय प्रकृति। नीचे रिएक्शंस है। 2Cu प्लस O2 बनता है 2CuO, जिसे काला रंग लिखा है, और 4Na प्लस O2 बनता है 2Na2O। और नीचे एक बहुत बड़ा नोट लिखा है, सोडियम यानी Na हवा में आग पकड़ता है, इसलिए इसे केरोसिन में रखते हैं। देखो, जैसे तांबे के बर्तन को हवा में छोड़ दो तो वो काला पड़ जाता है, वो कॉपर ऑक्साइड होता है। सर एक सेकंड, ये जो नोट है, सोडियम में आग लग जाती है, तो क्या उसे पानी में नहीं रख सकते? उसे केरोसिन में ही क्यों रखते हैं? अरे बाप रे, पानी में तो गलती से भी नहीं। सोडियम पानी के साथ हवा से भी ज्यादा भयंकर धमाका करता है। सच में? हाँ,
केरोसिन यानी मिट्टी का तेल सोडियम के लिए एक सुरक्षित कंबल का काम करता है। ये सोडियम को ऑक्सीजन और नमी दोनों से काट कर रखता है, जिससे वो शांति से सोता रहता है। अच्छा, पानी से तो और बुरा हाल हो जाएगा। अब समझी। तो रिकैप ये है कि धातुएं ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बनाती हैं और सोडियम इतना गुस्सैल है कि उसे मिट्टी के तेल में छुपा कर रखना पड़ता है। हाँ सर, अब समझ आ गया। अब हम स्लाइड 12 पर आते हैं। यहाँ धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया समझाई गई है। ठीक है सर। मैं पढ़ता हूँ। धातु प्लस जल, तीर का निशान, धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। इसके नीचे 3 कैटेगरी हैं। ठंडे जल के साथ Na, K, Ca, गरम जल Mg और भाप के साथ Al, Fe, Zn। और सर, यहाँ एक परख नली यानी टेस्ट ट्यूब का डायग्राम भी है, जिसमें पानी है और कुछ बुलबुले निकल रहे हैं। बिल्कुल, वो बुलबुले उसी H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस के हैं। देखो अनन्या, हर धातु की ताकत अलग होती है। सोडियम जैसी कुछ धातुएं बहुत गुस्सैल है, जो ठंडे पानी में ही धमाका कर देती हैं। अच्छा। हाँ, मैग्नीशियम थोड़ा आलसी है, तो उसे जगाने के लिए गर्म पानी चाहिए। और एल्यूमिनियम या लोहे जैसे धातु इतने ढीठ होते हैं कि उन्हें मजबूर करने के लिए खौलती हुई भाप देनी पड़ती है। सर, एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल, पूछो। लोहे को तो नॉर्मल पानी से जंग लगता है ना, फिर उसे इस भाप वाली कैटेगरी में क्यों रखा है? ये बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है। देखो, जंग लगना एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, जिसमें महीनों लग जाते हैं। हम यहाँ लैब वाली उस तेज रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ हमें तुरंत हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकालने हैं। ओहो, अच्छा। हाँ, तो लोहे से तेजी से H2 गैस निकालने के लिए ठंडे पानी में इतनी ऊर्जा नहीं होती। हमें उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, जो सिर्फ भाप में होती है। तो रिकैप ये हुआ कि अलग-अलग धातुएं पानी के अलग-अलग तापमान पर रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। हाँ सर, अब समझ आ गया। चलिए अब स्लाइड 13 देखते हैं। इसमें तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड्स के साथ अभिक्रिया है। तनु का मतलब है पतला किया हुआ अम्ल। जी सर। मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ। धातु प्लस तनु अम्ल, तीर का निशान लवण यानी सॉल्ट प्लस H2 गैस। नीचे रिएक्शन है Mg प्लस 2HCl बनता है MgCl2 प्लस H2। लेकिन नीचे एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ H2 गैस नहीं निकलती, क्योंकि ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो H2 को H2O में बदल देता है। ये जो भारी भरकम शब्द है प्रबल ऑक्सीकारक, ये क्या होता है? ये थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाइए ना। जरूर। इसे ऐसे समझो कि HNO3 एक मोहल्ले के दादागिरी वाले इंसान की तरह है, जो जबरदस्ती दूसरों को अपना सामान थमा देता है। इसके पास ऑक्सीजन बहुत सारा है। अच्छा। तो नियम के हिसाब से धातु को रिएक्ट करके H2 गैस को उड़ा देना चाहिए था, लेकिन ये दादागिरी वाला HNO3 क्या करता है? ये जबरदस्ती उस H2 को अपना ऑक्सीजन थमा देता है, और जब H2 में O जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? H2O मतलब पानी। एकदम सही। तो गैस उड़ने की बजाय वो पानी बनकर बर्तन में ही रह जाती है। इसी को प्रबल ऑक्सीकारक यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो रिकैप ये है कि धातु अम्ल से मिलकर H2 गैस निकालते हैं, लेकिन HNO3 एक अपवाद है जो पानी बना देता है। हाँ सर, अब समझ आ गया। बहुत बढ़िया। अब हम स्लाइड 14 पर है, जहां परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण दिए गए हैं। ये हमारा परीक्षा अभ्यास है। जी सर, मैं देख रही हूँ। मैं तीनों समीकरण पढ़ता हूँ। पहला 2K प्लस 2H2O बनता है 2KOH प्लस H2 प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। ये पोटेशियम का पानी से रिएक्शन है। दूसरा Fe प्लस CuSO4 बनता है FeSO4 प्लस Cu। इसके ब्रैकेट में लिखा है विस्थापन अभिक्रिया। और तीसरा 3Fe प्लस 4H2O बनता है Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ दूसरे रिएक्शन में डायग्राम में Fe से Cu तक एक तीर का निशान भी बना है। सर, ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ये तीर का निशान क्या दिखा रहा है? जोर पहलवान है जो सल्फेट की कुर्सी पर बैठा है। अच्छा।
अब जैसे ही मजबूत Fe आता है वो कमजोर Cu को धक्के मारकर कुर्सी से हटा देता है और खुद उस पर बैठ जाता है। इसी धक्के मारकर हटाने को विस्थापन कहते हैं। अरे बाप रे, लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु मजबूत है और कौन कमजोर? इसके लिए विज्ञान में एक सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ये एक रैंकिंग लिस्ट है जो हम अगली क्लास में बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो रिकैप ये है कि मजबूत धातु कमजोर को विस्थापित कर देती है। हाँ सर, अब समझ आ गया। तो अनन्या, अब हम आज की आखिरी स्लाइड 15 पर आ गए हैं। ये एक त्वरित पुनरावृत्ति यानी क्विक रिकैप है। जी सर। मैं समरी टेबल पढ़ता हूँ। धातु सुचालक, आघातवर्ध्य और धनायन बनाते हैं। अधातु कुचालक, भंगुर और ऋणायन बनाते हैं। अपवाद पारा, ग्रेफाइट और आयोडीन। और नीचे रसायनों की समरी है। धातु प्लस ऑक्सीजन बनता है क्षारीय ऑक्साइड और धातु प्लस अम्ल बनता है लवण प्लस H2। ये हमारी पूरी क्लास का निचोड़ है और अब हम कह सकते हैं कि पार्ट 1 कंप्लीटेड, एग्जाम रेडी। सर सच में इतने से एग्जाम में सारे सवाल बन जाएंगे? बिल्कुल अनन्या, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही डिटेल में पूरे कवर कर लिए हैं। बस अब तुम्हें इन्हें अच्छे से रिवाइज करना है। हाँ सर, अब सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो दोस्तों, आज हमने इस पूरे टॉपिक को स्लाइड्स के माध्यम से डिटेल में समझ लिया। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सेल्फ शिक्षा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अनन्या, अगर तुम्हारे और सवाल हो तो जरूर पूछना। थैंक यू सर, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।